कनन देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो अब हमारा अध्याय आज होगा 16 यानी 16 अध्याय आज हमारा होगा। 15 अध्याय हो चुके हैं सामाजिक विज्ञान की यानी सोशल साइंस के 16 अध्याय हो चुके, प्रीवियस ईयर के पेपर के लग चुके हैं यानी नंबर वाइज क्लासेस हैं। तो 16 क्लासेस आज 16वीं है यानी कि 15 क्लासेस हो चुकी हैं और पेडागोजी की और हिंदी पेडागोजी इन सभी की क्लासेस चल रही है जो कि 2011 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जा रहे हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। पेपर 2 जैसे कि जिसका सोशल साइंस है सब्जेक्ट तो वो पेपर 2 का उसने एक फॉर्म डाला होगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जा रहे हैं और पूरे कराए जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आप सभी के लिए। तो प्ले लिस्ट बना दिए, उसमें जाकर चेक कर लीजिए, जिसको जो देखना है वो देख सकता है। और पहले आप सभी लाइक सब्सक्राइब एवं चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी को शेयर भी कर दीजिए और अच्छा सा कोई कमेंट कर दिए। और कमेंट करने के लिए तो बहुत से लोग होते हैं पर अच्छा कमेंट करने के लिए कुछ ही लोग होते हैं जो उससे मोटिवेशन मिल सके। ऐसा नहीं कि आपके ही लिए करना है सब कुछ, मुझे नहीं अपने लिए करना। तो जिसको अच्छा लगे वो वीडियो देखिए और जिसको नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी गलत वे में डाला जाए, आप अच्छे के लिए डाला जा रहा है, आपको पेपर निकालना है तो आप अच्छे से देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी कमेंट कर रहे हो, इससे कुछ नहीं, आपको पढ़ना है। और पहली बात जो पढ़ाई के लिए आता है ना तो उसे कमेंट का भी टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ पढ़ता है वो। और उल्टे सीधे कमेंट करने से अच्छा है पढ़ लीजिए, कुछ आपके लिए काम आएगा। और ऐसे कमेंट करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, तो आप पढ़ लीजिए, उसी में आपका बेहतर है, उसी में आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और जिसको पढ़ना है उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आप बस अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिए और पेपर निकालना है। किसी की बातों में मत आइएगा, जिसको पढ़ना है, क्योंकि उनको पेपर निकालना है, किसी को नहीं निकालना है। कोई तो कुछ भी बोलता रहेगा, आपको बस पढ़ना है, क्योंकि तभी आपको धुन पढ़ने में बांधोगे तो पेपर तो ऑब्वियसली निकल जाएगा और आपका दिमाग यहाँ वहाँ भटकेगा तो नहीं निकल पाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के यहाँ पेपर पूरे लगवाए जा रहे हैं तो ध्यान से लगाइए। और इतना ही टाइम बचा कि आप पेपर ही लगा पाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है कि आप कहीं और भी कुछ पढ़ सको, इसलिए अभी पेपर पर ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद अगर कंटिन्यूसली तैयारी करना है तो फिर NCERT लगवाई जाएगी, तो फिर आप उसको ध्यान दीजिए, अभी पेपर पर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और एटलीस्ट किसी एक को तो शेयर करते ही जाइए, कोई एक को ही शेयर कर देगा तो काफ़ी है उसके मेरे लिए, तो किसी एक को शेयर करते जाइएगा प्लीज़। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का प्रीवियस ईयर का पेपर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है। और सॉरी दोस्तों, थोड़ी शायद जो हम चल रहा तो इसलिए बोलने में हिचकिचाहट होती है तो थोड़ा चलता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है। तो एपीडियास्कोप, रेडियो, कंप्यूटर, चाकबोर्ड। तो राइट हो जाएगा हमारा कि जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु है वो कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है। तो साधन हमारा सामाजिक अध्ययन का शिक्षण का साधन है रेडियो, कंप्यूटर, चाकबोर्ड नहीं, ईपीडियास्कोप मुख्य प्रमुख साधन है सामाजिक अध्ययन को शिक्षण देते, जो उसके लिए पूछ रहे हैं कि प्रक्षेपण के लिए कौन सा साधन इम्पोर्टेंट है। तो ईपीडियास्कोप इन चारों में से है ईपीडियास्कोप साधन, तो मुख्य इम्पोर्टेंट हमारा ईपीडिया साधन है। तो पहला हमारा इसका राइट आंसर है। फिर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोब का प्रकार नहीं है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार, इसी के अनुसार ग्लोब का प्रकार कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, भौतिक ग्लोब, खाका ग्लोब, राजनीतिक ग्लोब। तो भौतिक ग्लोब, खाका ग्लोब और राजनीतिक ग्लोब, ये तीनों ग्लोब हैं इस शिक्षण के लिए। जैसे हम सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करवाएंगे विद्यार्थियों को, बच्चों को ये शिक्षण कराएंगे तो ये हैं तीनों इम्पोर्टेंट कि इससे करा सकते हैं, ठीक है। और कौन सा नहीं है, तो प्रीतिमान ग्लोब नहीं है, जिससे शिक्षण नहीं करा पाएंगे। तो इस शिक्षण के अनुसार, सामाजिक शिक्षण के अनुसार ये तीनों हैं और प्रीतिमान ग्लोब नहीं है। तो हमारा 4th हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य देखना है, ना कि सत्य। तो यह सामाजिक विज्ञान का अंग है, यह सामाजिक विज्ञान का अंग है। फिर यह साधारण तथा सरल है,
यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। तो इसका असत्य कौन सा है देखते हैं। तो इसका असत्य हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का अंग सरल सही है, साधारण तथा सरल सही है, एवं यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित, ये भी सही है। तो इसका असत्य है यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, ये असत्य कथन हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है इसका। दोस्तों थोड़ा गला खराब होने की वजह से अभी न्यू ईयर भी आ रहा है 2024 का, तो उसमें तो एक आध दिन की छुट्टी हो सकती है, यानी एक आध दिन का गैप हो सकता है वीडियो डालने में, क्योंकि सब लोग मनाते हैं न्यू ईयर, सब लोग मनाते हैं लगभग। तो कुछ नहीं मनाते भी हैं, और जिसको मनाते कोई नहीं भी मनाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो दिन इतना का गैप हो सकता है बीच में, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, सबको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, तो गैप हो सकता है। उसके लिए पहले से बता दिया गया है कि हो सकता है गैप, हो सकता है कि यार नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, इसलिए पहले से बता दिया, कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर है हमारा अंग। गला ख़राब होने की वजह से भी क्लासेस दो दिन रोक दी थी, लेकिन अभी कंटिन्यूसली ले रहे हैं, लेकिन एक दो दिन रुक सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंत विषयक उपागम का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंत विषयक उपागम का गुण नहीं है। तो एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता है। बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक। बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंत विषयक उपागम का गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखते हैं। सॉरी, इसका गुण नहीं है सामाजिक अध्ययन के अंत विषयक उपागम का गुण। इसका अंत विषयक यानी हमारा सोचिए अंतर वाली भी एक भाषा होती है, एक बाहर वाली भी होती है, क्योंकि अंत भाषा और बाह्य भाषा। तो पूछ रहा है कि अंत भाषा उपागम का गुण कौन सा नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर है कि बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं, यह गुण नहीं है। क्योंकि अंत विषयक यानी जो बच्चे होते हैं वो विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते नहीं कर पाते। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें नॉर्मल सामान्य भाषा ही काफ़ी है, ना कि विशेष तो बड़ा वर्ड हो जाएगा। इसलिए हमारा फोर्थ आंसर इसका राइट है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंधित है हमारा मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक अधिकारों से नहीं है, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से नहीं है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जो अनुच्छेद 51 का होता है ना, वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी दूसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर तो गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया। तो गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में प्रारंभ किया श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया गुट निरपेक्षता को। तो यह किया जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, हमारे जवाहरलाल नेहरू, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो राइट हमारा है कि तो ग्राम पंचायतों को जो गठित निर्देशित किया जाता है तो वो हमेशा अनुच्छेद 40 में ही किया जाता है। ग्राम पंचायत से संबंधित आ जाए ना क्वेश्चन, समझ जाना अनुच्छेद 40 में आता है, ठीक है। तो राइट है हमारा दूसरा। अनुच्छेद के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संतुष्टि की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर है गठन और समाप्ति की संतुष्टि की जाती है हमारी विधानसभा द्वारा। संविधान के अनुसार जो राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन की और गठन और समाप्ति तो संस्तुति की जाती है विधानसभा द्वारा, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है। तो
जैसे कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो उन्हें रोका जा सकता है 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष तो नहीं, तो उन्हें रोका जा सकता है 4 माह तक। कब तक? 4 माह तक। फिर है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है। देखते हैं किस प्रकार निर्णित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा, निर्वाचित आयोग द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो दूसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो राइट हो जाएगा हमारा कि जैसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही आधे हल हो जाते हैं पेपर। क्योंकि क्वेश्चन हम कभी नेगेटिव बोलते तो पॉजिटिव आंसर दे देते हैं और पॉजिटिव बोलता तो नेगेटिव, वो भी मिस्टेक वाइज। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये हो जाता है जो नए नए होते हैं स्टूडेंट, जिसने नहीं लगाए हुए हैं पेपर, वो जो लगाए हुए हैं पहले से, मैंने कई पेपर लगवाए उनमें बोला भी है कि इस पर ज़रूर ध्यान करिए, बहुत काम करिए क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर जरूर अच्छे से दे पाओगे। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो 3 माह में, 9 माह में, 6 माह में, 12 माह में। तो उन्हें कितने सदन की सदस्यता प्राप्त करना, यानी 6 माह में। कितने वर्ष में? यानी 6 माह में। ठीक है, हमारा दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई? तो ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये आता नहीं, मतलब रिपीटेशन हो जाता है, क्लियर नहीं बोल सकते हैं पर होता ही रहता है कभी कभार, इसमें उसमें पेपर में होता रहता है। ये क्वेश्चन हर पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति उन पर जो महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा लगाई जाती है? तो वो लगाई जाती है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, फिर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो राष्ट्रपति है ना, उनके द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1 2 3 5 सॉरी दोस्तों, तो किया जाता है दो यानी 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, फिर भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राइट है हमारा कि संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो पहला हमारा इसका राइट आंसर है कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसकी सदस्यता। फिर है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है चुनाव से, दल बदल से, पंचायतों से, भाषाओं से। तो इसका राइट आंसर है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। किससे? दल बदल से। राइट आंसर है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है सांसद। कौन? सांसद। तो हमारा इसका राइट आंसर है 3 यानी सांसद। फिर है, और दोस्तों इसमें से इस वीडियो में से ओनली कुछ क्वेश्चंस कट हैं। क्यों है मैं उसका भी रीजन बताती हूँ
कि वो बार बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो गए हैं, इसलिए थोड़ा कट कर दिए। अगली क्लासेस में नहीं होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए थे, तो कुछ क्वेश्चन कट किए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं, वो जो रेगुलरली सभी को आते हैं, तो वो थोड़े कट कर दिए। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेली क्लासेस लग रही, बहुत से ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जो आपकी रेगुलरिटी भी बन रही है, आपको बहुत उनकी रिपीटेशन होगी तो आपको याद भी होंगे। बहुत अच्छा भी लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, तो बहुत अच्छा लग जाता है अपन को। जिसको नहीं आता, और जो हाँ लगाए बैठे हुए हो उसका अलग चीज़ है, उसको आता है, अच्छी बात है, उसका भी रिपीटेशन होगा, लगाना चाहिए। सभी पेपर लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ छोड़ के। वो जो ज़्यादा रिपीट होते हैं उसको छोड़ा है क्योंकि करवा चुके हैं, ऐसा तो है नहीं करवाया नहीं, करवाया है। और कुछ ही वीडियो में कट करते हैं, बाकी सभी में डले रहते हैं पूरे। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, काका साहेब कालेलकर, एल एम सिंघवी। तो हमारा राइट आंसर है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे काका साहेब कालेलकर। जो हमारा पिछड़ा वर्ग समूह होता ना, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थी, यानी हमारा दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई वर्ष 1999, वर्ष 2001 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में। तो इसकी घोषणा की गई महिला सबलीकरण की 2001 में। तो राइट आंसर हमारा तीसरा 2001 में। फिर है उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए? तो उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति होती ना, उसके सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए? तो 9, 11, 13, 15। तो इसका राइट आंसर है 13। सॉरी। तो अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए विधानसभा द्वारा उत्तराखंड की विधानसभा में सुरक्षित जो स्थान किए गए वो 13 किए गए, यानी तीसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो तारकुंडे समिति, सरकारिया समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसका राइट आंसर है हमारा कि चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। अब वही कन्फ्यूजन मैंने क्वेश्चन में नहीं बताया ना पहले, मैं अब बता रही कि क्वेश्चन सही लगाना है इसका, क्योंकि आप भी पहले ट्राई करते होंगे ना कि कितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं। वो करना चाहिए जो नहीं करता हो, कि मेरे से पहले भी आप ट्राई करो कि आप सही पे टिक लगा रहे या नहीं लगा रहे, ठीक है, अपने दिमाग से थोड़ा। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ आप कितना कर पा रहे हैं। यही पैटर्न होना चाहिए सभी विद्यार्थियों, क्योंकि वो खुद से पहले लगाएगा, टिक करेगा, तो उसका अनुभव तो होगा, कम से कम अनुभव होगा, फिर वो समझेगा तो अच्छा लगेगा। तो वो बोला चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, उस समिति को ढूंढना है, ना कि संबंधित है। तो तारकुंडे संबंधित है, इंद्रजीत गुप्त और दिनेश गोस्वामी संबंधित है समिति। जो नहीं है उसके ऊपर लगाना है हमें। तो हमारी नहीं वाली है कौन सी? सरकारिया समिति, ये संबंधित नहीं है चुनाव सुधार से, तो हमारी सरकारिया समिति राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है निम्न में से कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? फिर इसमें ये नहीं देखना है कि कृषक आंदोलन कौन है, बस यही मार खा जाते विद्यार्थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि हम क्वेश्चन को नहीं अच्छे से पढ़ पाते, धोखे में भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझ के आप छोड़ आते, नहीं, धोखे में ही होते हैं सब कुछ, कि हम क्वेश्चन को सही से ना पढ़ पाए, ठीक है। कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? तो खेड़ा आंदोलन, शेतकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन। तो इनमें से खेड़ा आंदोलन कृषक आंदोलन है, शेतकारी है, भारतीय किसान यूनियन है। जो नामधारी आंदोलन है ना, ये कृषक आंदोलन नहीं है, भारत में नामधारी आंदोलन कृषक आंदोलन नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर दूसरा ही हो जाएगा। फिर है निम्नांकित में से कौन बेसिक सिख दर्शन का संस्थापक था? तो निम्नांकित में से बेसिक सिख दर्शन का संस्थापक था जेमिनी, कणाद, गौतम
व्यास। तो इसका संस्थापक था कौन? कणाद। जो वैशेषिक सिख दर्शन का संस्थापक कौन था? हमारे कणाद जी थे, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर निम्नांकित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? तो रोपड़, सुरकोटड़ा, चहुंदड़ो, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण से समर्पित था? तो हमारा राइट है चहुंदड़ो था, यानी हमारा तीसरा आंसर इसका राइट है। फिर निम्नांकित में से कौन सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो निम्नांकित में से कौन सा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशल, मथुरा, कांची, उज्जैनी। तो इसकी राइट आंसर है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, यानी राइट आंसर हमारा है कौन सा? तीसरा। फिर है हमारा निम्नांकित में से किस स्थान पर हमें अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है? तो सोपारा, मास्की, ब्रह्मगिरी, सारनाथ। तो इनमें से अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है हमें कौन सा? सोपारा शिलालेख। कौन सा मिलता है हमें? सोपारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है? तो सोपारा हमारा राइट है। तो हमारा इस प्रकार से हमारी आज की क्लासेस यही होती है, और इसके जो क्वेश्चन छूट गए वो भी मैं अब अगली बार डाल दूंगी पढ़ा के आपको, क्योंकि थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है तो थोड़ी छोटी क्लास कर सकती हूँ, क्योंकि अगली बार भी इतनी छोटी डाल तो दूंगी आपके लिए, आप पढ़ तो सकोगे आखिरकार, उतने क्वेश्चन को भी आप रिपीट कर पाओगे, जिससे गैप भी नहीं हो पाएगा। कम कम क्लास ज़रूर डालती जाऊँगी, क्योंकि आपका भी रिवीजन होता रहेगा और मेरा भी थोड़ा गले की वजह से लंबी क्लासेस लूँगी तो उसमें थोड़ा नहीं हो पाएगा, मेरा गला हो जाएगा खराब, वो मैं आपकी पूरी क्लास नहीं पढ़ा पाऊँगी, बीच में रोकनी पड़ेगी। इसलिए यहीं पर मैं आपकी क्लास ख़त्म करती हूँ, और आप प्लीज़ डेली क्लासेस लगाइए और पूरी वीडियोज देखिए, तभी आपको समझ आ पाएगी क्लासेस, है ना। किसी के कमेंट पर मत जाइए, अपनी क्लास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। 17 लोग आएंगे, बोलेंगे, जाएंगे, उनसे उन्हें फ़र्क पड़ता है ना पड़ेगा, क्योंकि उनको पढ़ना होता तभी ना फ़र्क पड़ता, इसलिए आप पढ़िए, ठीक है। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।